I am Dr. Nilesh Sawant and today I am back with a new lecture on the topic life processes part 1. So in the previous videos we have completed the process of respiration and also about the nutrition part. So in today's lecture we will see yet another life process which is cell division. अभी सेल डिवीजन क्यों जरूरी है? तो सिंपल सी बात है, हर एक सेल उसकी एक स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होती है. जैसे एग्जांपल हम भी जानते हैं अपने आरबीसीज जो अपने रेड ब्लड सेल्स है वो 120 दिन के ऊपर नहीं टिकते. ऑब्वियसली आफ्टर 120 days they are going to die off and obviously they will be what you can say metabolized or they will be broken down in our liver and उनके अंदर के जो सब्सटेंसेस है उसको मेटाबोलाइज कर लेंगे. इसके अलावा जैसे कुछ है, नर्व सेल्स काफी लंबे समय तक जीते हैं. इवन हड्डियां भी हड्डियां का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर के जो सेल्स है वो भी कंटिन्यूसली रिप्लेस होते रहते हैं. डब्ल्यूबीसीज की लाइफ स्पैन कहीं पे भी 2 से 10-15 दिन के बीच में हो सकती है. प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन 3 से 5 दिन होती है. तो देखा जाए तो शरीर में अलग अलग सेल्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं एंड डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन, क्योंकि कुछ सेल्स बहुत ही ज्यादा फंक्शन करते हैं जैसे लिवर सेल्स. सो हम जब लिवर सेल्स की बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं. मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स का फिर होता ये भी कि वो उतने जल्दी खराब भी हो जाते हैं. सो दे नीड टू बी रिप्लेस्ड फ्रीक्वेंटली एंड वो नए सेल्स देने का काम सेल डिवीजन करता है. सो सेल डिवीजन क्यों जरूरी है? सिंपली बिकॉज कोई भी सेल अमर तो नहीं है, तो वो सेल एक सर्टेन लाइफ स्पैन के बाद मरेगा, बट बिफोर इट डाइज ऑफ वो डिवाइड होगा सो दैट न्यू सेल्स विल बी फॉर्म. तो सेल डिवीजन एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो तुम लोग जल्दी बूढ़े हो जाओगे एंड यू विल डाई ऑफ. क्योंकि बॉडी अगर जो भी शरीर में वेयर एंड टेयर हो रहा है, मतलब हम रोज उठते हैं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक हम ढेरों काम करते हैं, इसमें अपने सेल्स डैमेज होते हैं. रोज हजारों लाखों, कमी बोला करोड़ों सेल्स मरते हैं. ठीक है, हर रोज बोल रहा हूं, हर रोज अपने शरीर में ये करोड़ों सेल्स मर रहे, तो उनको रिप्लेस करने वाले भी तो सेल्स चाहिए. एंड उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है वो है अपना सेल डिवीजन. सो ये सेल डिवीजन क्या है ये तो समझा. अब क्यों जरूरी है वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि ताकि बॉडी मेंटेन रहे. अगर कोई सेल्स डैमेज होते हैं तो उनकी भरपाई करने के लिए है, देन ग्रोथ के लिए है. जब हम पैदा होते हैं तो इतू से होते हैं, अभी हम इतने बड़े हो गए हैं, तो ये किसका नतीजा है? सेल डिवीजन के कारण. नए सेल्स, मतलब न्यू सेल्स आर एडेड टू आवर बॉडी व्हिच विल हेल्प अस टू ग्रो. सो फंक्शंस अगर हम देखेंगे, हम दोनों टाइप, मतलब सेल डिवीजन के हम आगे पढ़ेंगे 2 टाइप से, तो उनके सेपरेटली हम फंक्शंस पढ़ेंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ. ग्रोथ के लिए जरूरी है. अगर बॉडी में डैमेजेस होते हैं तो वेयर एंड टेयर, मतलब सपोज मैं गिर गया तो ऑब्वियसली कट हो जाता है या ब्रूज होता है, तो स्किन वापस भर के आती है. क्यों आई है? बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन. तो जो सेल्स है वो डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाते हैं, दे हेल्प टू रिपेयर. सो वेयर एंड टेयर को रिपेयर करने के लिए ये लगते हैं. इवन नए सेल्स लगते हैं फॉर रिप्रोडक्शन. ठीक है, नई प्रोजेनी बनानी है तो उसको भी तो सेल्स चाहिए. सो वो भी एक है. सो बेसिक देखोगे तो सेल डिवीजन का पर्पस ये सब चीजें हैं. नाउ पहली बात, सेल कब डिवाइड होता है ये सबसे बड़ा सवाल है. सो इसको हम बोलते हैं दैट इज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक कैरियो what you can say that is nucleus to cytoplasmic ratio. Caryo means nucleus ही होता है, कैरियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो बोलते हैं. या सारी भाषा में तुम्हें समझे इसलिए मैं बोल रहा हूं, दैट इज न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो. मतलब जब साइंटिस्टों ने देखा कि सेल क्यों डिवाइड करता है, या अदर कैसे पता चलेगा कि अब ये सेल डिवाइड होगा, तो देखो जब भी एक नया सेल बनता है ना, एनिमल सेल की अभी फिलहाल बात कर रहा हूं, नया सेल जब बनता है, इवन प्लांट सेल के लिए भी वही है, तब उसमें न्यूक्लियस एक डोमिनेंट ऑर्गेनेली होता है, न्यूक्लियस. एंड तुम देख रहे हो तब साइटोप्लाज्म कम है, ऑर्गेनेली सब होंगे, नो डाउट ऑर्गेनेली सब होंगे, साइटोप्लाज्म कम है. सो एक बड़ा न्यूक्लियस जो होता है वो इस छोटे से, मतलब कम, मतलब ऑर्गेनेली प्लस साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करने के लिए सक्षम है.
मींस व्हेन द न्यूक्लियस इज लार्ज एंड द साइटोप्लाज्म इज लेस, तब न्यूक्लियस कैन बेटर कंट्रोल द सेल और इट कैन कंट्रोल वेरी वेल। सेल के ऊपर कंट्रोल रखने का काम न्यूक्लियस फिर बखूबी कर सकता है। बट ड्यूरिंग द कोर्स ये सेल बड़ा होगा, जैसे जैसे सेल बड़ा होगा न्यूक्लियस की साइज तो घटेगी नहीं, बट फिर अब उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एंड जब न्यूक्लियस ऐसा नहीं कर पाएगा, मतलब ऑब्वियसली इतने सारे फंक्शंस को एक साथ कंट्रोल करना फिर न्यूक्लियस के लिए हेवी हो जाता है, तो तब ये डिसाइड करता है कि ये डिवाइड हो जाएगा, ताकि उसका जो साइटोप्लाज्म है वो दो नए सेल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड ऑब्वियसली उसमें जो न्यूक्लियस बनेगा, न्यूक्लियस तो सेम ही साइज का होगा, तो वो न्यूक्लियस वापसली इफेक्टिवली इनके सेल के फंक्शंस को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। तो सादी भाषा में सेल, मुझे कैसे पता चलेगा सेल कब डिवाइड होगा, जब उसका न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, बोल सकते हो कि अब देखो न्यूक्लियस का साइज और साइटोप्लाज्म का साइज, ऑब्वियसली अगर साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो वैल्यू इसकी डिक्रीज होगी, जो रेशियो है उसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है। मतलब अगर साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ेगा तो तुम मुझे बता, देखो 2 डिवाइड बाई 3 एंड 3 डिवाइड बाई 2, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? ऑब्वियसली दिस, बिकॉज 3 ऊपर 2 नीचे, इधर ये वैल्यू लोअर है क्योंकि डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है वैल्यू कम होती है। तो वो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो में अगर साइटोप्लाज्म बढ़ेगा मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये रेशियो घटेगा। तो जैसे ये रेशियो घटेगा, इस रीजन से होगा क्या, न्यूक्लियस इतने बड़े सेल के फंक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो वो डिसाइड करता है कि चलो अब डिवाइड हो जाए। अब कैसे डिसाइड करता है, तो न्यूक्लियस के अंदर सबको पता है डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर सेल डिवीजन के लिए एक जीन होता है, ठीक है, और वो जीन के सहारे वो डिसीजन लेता है कि नाउ इट हैज टू डिवाइड। सो सेल क्यों डिवाइड होता है, अगर उसका न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो गया, मतलब वो अगर एब्रप्ट हो गया, तो तब सेल डिसाइड करता है कि इट्स डिवाइड, ठीक है। सो दिस इज द टाइम टू डिवाइड एंड सो दैट इट कैन इफेक्टिवली एंड बेटर कंट्रोल द सेल। सो इस तरीके से एक सेल इसलिए डिवाइड होता है। सबको समझा है सेल डिवाइड कैसे होता है, क्यों होता है रादर। नाउ सेल डिवीजन में अगर हम देखें तो 2 टाइप के सेल डिवीजन है, पर उससे पहले शरीर में 2 टाइप के सेल्स है, मतलब सेल्स तो बहुत अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग फंक्शंस के हैं, बट इन सभी सेल्स को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं जिसे वेजिटेटिव सेल्स, या हम इन्हें कहते हैं सोमैटिक सेल्स। एक तो वेजिटेटिव सेल्स, इन्हें हम कहते हैं या तो सोमैटिक सेल्स, एंड दूसरे होते हैं जर्म सेल्स, या सादी भाषा में जिन्हें हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो मतलब कॉमन सेंस, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स वो भी एक्चुअली इन्हीं सेल्स से बने, इन टाइप के सेल्स, और उनमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम जर्म सेल्स बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स। क्योंकि सोमैटिक सेल्स ये जब नॉर्मली हर सेल में क्रोमोसोम नंबर हम 2n पकड़ते हैं, डिप्लॉइड स्टेट। अब ये क्या है वो भी तुम्हें समझाता हूं फटाफट। डिप्लॉइड स्टेट होता है, जबकि जर्म सेल्स वो भी खुद इनिशियली डिप्लॉइड ही होते हैं, बट जब ये डिवाइड करेंगे तो ये हैप्लॉइड बनाएंगे। ये डिवाइड जब करेंगे तो डिप्लॉइड का डिप्लॉइड, क्रोमोसोम नंबर में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि ये होंगे तो इट विल बी रिड्यूस टू हाफ। मतलब सादी भाषा में ये वो सेल्स है जिनसे गैमेट्स बनते हैं। अब तुम बोलोगे सर गैमेट्स क्या है, तो गैमेट्स वो सेल्स है जिनकी मदद से, जैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ये जब फ्यूज होंगे तो एक नई प्रोजेनी, रिप्रोडक्शन के लिए, नाम में मीनिंग है रिप्रोडक्टिव सेल, इनसे नई प्रोजेनी पैदा होती है। सो उसके लिए हाफ द नंबर लगता है। सो जो वेजिटेटिव सेल्स है या सोमैटिक सेल्स है, जनरली ये जो सेल डिवीजन दिखाते हैं वो है माइटोसिस, क्योंकि इसमें हमें जो सेल है वैसे का वैसा कॉपी चाहिए रिप्लेस करने के लिए। यहाँ पे वैसे का वैसा तो नहीं चाहिए, उसका हाफ द नंबर करना है, सो उसको लगता है मियोसिस, ठीक है, उसको लगता है मियोसिस सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन 2 किस्म का होता है। वैसे कुछ जैसे हम असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें, अगला लाइफ प्रोसेस 2 में रिप्रोडक्शन है, उसमें मैं थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालूंगा। असेक्सुअल मेथड में भी माइटोसिस होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए,
बट बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं वो होता है विद द हेल्प ऑफ दीज सेल्स, गैमेट सेल्स, ठीक है। और वो बनते हैं हमेशा मियोसिस से। तो गैमेट्स जो है वो हमेशा मियोसिस से बनते हैं। अब थोड़ा मैं फटाफट डिप्लॉइड स्टेज बता देता हूँ क्या है। तो मैंने जैसे बताया था, इस जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बना है तो वो बनता है दो गैमेट से, मेल गैमेट एंड ऑब्वियसली फीमेल गैमेट। अब मैंने पहले ही बताया था गैमेट्स जो होते हैं ये वो सेल्स होते हैं जो हैप्लॉइड नंबर है, एंड जब ये दोनों गैमेट्स मिल जाते हैं तब जाइगोट बनता है। तो ओरिजिनली उस स्पीशी का जो डिप्लॉइड नंबर है वो रिस्टोर हो जाता है। तुम बोलोगे गैमेट्स की क्या जरूरत है, तो सिंपल है, जब एक दो डिफरेंट सेक्स के मतलब मेल और एक फीमेल है, अगर दोनों ने 2n दिया तो बच्चा डायरेक्ट 4n बनेगा, मतलब कुछ तो भी जायंट ही बनेगा। तो सिंपल सी बात है, एक नई प्रोजेनी पैदा करने के लिए आप उसमें भी देखो। अब जैसे हम अपना सेल लेते हैं, 2n का मतलब क्या है, अब इंसानों के लिए ये नंबर है 46, मतलब एक्चुअली n की वैल्यू निकालोगे इंसानों में तो 23, मतलब एक्चुअली है तो मेन 23 क्रोमोसोम्स है, बट जैसे फर्स्ट क्रोमोसोम, सो दे आर इन पेयर्स। सो ये सपोज फर्स्ट क्रोमोसोम, ये सपोज ये न्यूक्लियस है, सो दिस इज द फर्स्ट क्रोमोसोम, बट एक क्रोमोसोम हमें मदर से मिला है और एक वही फर्स्ट पेयर का दूसरा हमें फादर से मिला है। तो ऐसे ही एक मदर से एक फादर से ये मिलकर हो गया सेकेंड क्रोमोसोम, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। नाउ पहले 22 मतलब हर एक में एक मदर से मिला है, एक फादर से मिला है, तो इसलिए 23 यहां से आते हैं, 23 यहां से आते हैं, दोनों मिलके जब 46 होंगे तो जोड़ी मैच द पेयर जैसा, इसका फर्स्ट विल पेयर विद इसका फर्स्ट, मदर से मदर का फर्स्ट क्रोमोसोम फादर का फर्स्ट क्रोमोसोम, ये पेयर अप हो जाएंगे। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम, क्यों? क्योंकि अगर सपोज फर्स्ट क्रोमोसोम ये मदर का है सपोज, ठीक है, ये मदर से आया हुआ फर्स्ट क्रोमोसोम है, एंड सपोज करो इसके ऊपर 4 जीन्स है, कैरेक्टर। अब वैसे फर्स्ट क्रोमोसोम पे 2396 जीन्स होते हैं फर्स्ट क्रोमोसोम पे टेक्निकली, पर तुम्हें समझाने के लिए मैं सिंपल बता रहा हूं। सपोज इस पे 4 कैरेक्टर है, क्या? हेयर कलर पहला वाला, मतलब ऑब्वियसली तुमने देखे रहेंगे ब्लैक तो है, किसी के ब्राउन हेयर्स भी होते हैं, किसी के बाय बर्थ व्हाइट हेयर्स भी होते हैं, किसी के गोल्डन भी होते हैं। सो वो कैरेक्टर तो हेयर कलर है, बट उसके अलग अलग वेरिएंट्स हो सकते हैं। देन दूसरा जीन है फॉर हाइट, ठीक है, दूसरा जीन है फॉर हाइट। तीसरा है फॉर आई कलर, मतलब जैसे देखो सबकी काली आंखें होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की ग्रीन होती है, तो वो उसके लिए एक जीन है सपोज। और एक सपोज लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड, ठीक है, जो भी है वो भी जेनेटिकल है कि अगर इफ आई एम राइट हैंडेड, जेनेटिकली वैसा जीन है जो राइट हैंडेड हमें बनाता है, या लेफ्ट हैंडेड। तो अब ये 4 कैरेक्टर्स के जीन फर्स्ट क्रोमोसोम के हैं फीमेल के, एग्जैक्टली वही जीन्स उसी पोजीशन में फादर के फर्स्ट क्रोमोसोम पे, मतलब जो जो जीन्स यहां है वो जीन्स यहां है। अब हम आगे पढ़ेंगे मेंडल लॉ वगैरह, तो उसमें समझेगा। सो सिंस दीज आर, इसलिए इन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम, होमो का मतलब सेम, लोगस मतलब एक्चुअली लोकाई, लोकाई मींस पोजीशन, सेम पोजीशन वाले क्रोमोसोम, मतलब ऐसे क्रोमोसोम जिनमें जैसे हेयर कलर तो इधर भी हेयर कलर, ये हाइट तो इधर भी हाइट, ये आई कलर तो ये भी आई कलर, एंड लास्ट वाला लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड तो ये भी सपोज लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड। अब इसमें होता क्या है, हर कैरेक्टर के वेरिएंट्स होते हैं ना, जैसे मैंने बताया, सपोज हेयर कलर ले लो, सपोज मदर से ब्लैक हेयर के जीन्स है एंड फादर से सपोज करो ब्राउन हेयर के जीन्स है। अब इसमें होता क्या है कि कोई एक फीचर डोमिनेंट होता है, तो ब्लैक इज डोमिनेंट ओवर से ऑन ब्लैक ऑन ब्राउन, सॉरी। सो जो बच्चा पैदा होगा उसकी ब्लैक हेयर, तो हम बोलते हैं ये कैरेक्टर उसकी मां पे गया है, ठीक है।
नेक्स्ट हाइट है, ठीक है, या आई कलर है। जैसे एग्जांपल, माँ की आंखें नीली है, फादर की आंखें भी नीली है, तो बच्चे की आंखें भी नीली होगी क्योंकि एक रेसेसिव कैरेक्टर है। पर माँ की आंखें ब्लू है, फादर की ब्लैक आईज है, बच्चा ब्लैक आई का होता है क्योंकि सिंपल सी बात है, ब्लैक कलर ऑफ आई इज डोमिनेंट एंड ब्लू कलर इज रेसेसिव। इसलिए तुम देखो ज्यादा नीली आंखें वाले लोग नहीं मिलते, वो रेसेसिव कैरेक्टर है, मतलब कम दिखता है। उसके लिए दोनों के पास ब्लू होना चाहिए, मदर और फादर दोनों ब्लू आईज वाले हैं, बच्चे की भी आंखें ब्लू ही होने के चांसेस है या ग्रीन हो सकती है, वो भी एक है, बट वो हम मेंडल में पढ़ेंगे। बट फिलहाल दिस इज द केस। सो सिंस दीज टू क्रोमोसोम्स हैव द सेम जीन्स, तो हमने एक भी स्टडी किया तो उसमें भी वैसा ही है। सो टेक्निकली हाफ द नंबर, इसलिए तो हम हैप्लॉइड बोलते हैं। 2n is 46, n is 23, तो इसमें से एक मदर एक फादर, एक मदर एक फादर, एक मदर एक फादर, ऐसे करके ये 22 हो गया। लास्ट वाला होता है सेक्स क्रोमोसोम्स, मतलब अगर लास्ट वाला क्रोमोसोम XX है तो ये लड़की पैदा होगी, अगर उसी की जगह पे XY है तो लड़का होता है, ठीक है। सो लास्ट वाला जो क्रोमोसोम, लास्ट पेयर जो है, मतलब 22 पेयर्स, मतलब 44 क्रोमोसोम्स जो होते हैं इंसान के, हम उन्हें ऑटोसोम्स बोलते हैं। ये वो कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार है जो मर्द में और औरत में सेम है। सबको 2 आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, 2 कान है, स्टमक, एक हार्ट, एक 2 लंग्स। तो देखोगे तो मेल फीमेल ये 2 सेक्सेस जरूर है, बट इनमें ऑलमोस्ट मैक्सिमम कैरेक्टर्स सेम है। अब जो कैरेक्टर्स अलग है वो इन लास्ट पेयर के कारण, अगर XX है तो उसमें फेमिनाइन फीचर्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट बोलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोलो, वो इनकी बदौलत है। XY की जब हम बात करते हैं तो वो मेल फीचर्स के लिए जिम्मेदार है। सो वैसे है, बट बेसिकली दोनों की बॉडी इंटरनली सेम, वर्किंग सेम है। उस फीमेल में भी हार्ट, मेल में भी हार्ट, इट वर्क्स एब्सोल्युटली द सेम। ब्रेन है, दोनों जगह काम कर रहा है। सो ऑर्गन्स वगैरह सब कुछ सेम, सिवाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल फीमेल में अलग हो गए, तो उसके लिए ये आखिरी सेट ऑफ क्रोमोसोम जिम्मेदार है। सो डिप्लॉयड मतलब सबको समझा रहेगा, जो ओवरऑल क्रोमोसोम है हम उसे हमेशा डिप्लॉयड स्टेट पकड़ते हैं। इंसानों में डिप्लॉयड स्टेट इज 46, एंड जब हम आगे बढ़ेंगे मियोसिस में तब ये स्प्लिट हो जाएंगे, 23 अलग होंगे, 23 अलग होंगे। तो 23 जो है वो हैप्लॉयड नंबर है, हाफ द नंबर इसलिए हैप्लॉयड, डबल द नंबर इसलिए डिप्लॉयड। समझ में आया सबको? सो जब भी कोई भी इंसान, मैं सिर्फ इंसानों का ही बता रहा हूं, बाकी जानवरों में भी ऐसा है, बट उनमें नंबर अलग हो सकता है। जैसे बिल्लियों में 2n is 12, तो उनमें क्रोमोसोम 12 है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं मैं। सो द नंबर विल वेरी फ्रॉम स्पीशी टू स्पीशी। इंसान पर, गाय भैंसों का अलग होगा नंबर जो क्रोमोसोम है, बट जो भी होगा ये जनरली इवन में ही होगा। मतलब 2n is कभी ऐसा नहीं होगा 13, ठीक है, या 2n कभी ऐसा 19 ऑड में नहीं होगा, क्योंकि जब ये मियोसिस करेंगे तो स्प्लिट होंगे इनटू हाफ, 23। सो इसके लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो डिप्लॉयड मतलब सबको समझा है, उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। मतलब एक सेट जो है जो उस इंसान को बना रहा है, मतलब वो है 23, एंड दिस इज नोन एज द हैप्लॉयड नंबर। मतलब जो एक्चुअल कैरेक्टर्स है हमारे पूरे इंसानों के, वो इन 23 पे ही है, बट इन 23 की डुप्लीकेट कॉपीज भी होती है, जो एक मदर से आती है और एक फादर से। तो ऐसे स्टेट को अपन क्या कहते हैं? डिप्लॉयड स्टेट। अब तुम देख सकते हो बाकी शरीर में हर जगह माइटोसिस ही होता है, अपने शरीर में हर जगह माइटोसिस ही होता है, सिर्फ कुछ जगह पे, मतलब वो कि अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ही मियोसिस होता है। तो इसका जवाब क्यों, मतलब क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसा होता है। तो मैंने तुम्हें समझाया, अगर जो गैमेट्स, अगर वो भी मर्द ने, कोई मेल है उसने 2n बनाए होते, एंड अगर फीमेल है उसने भी 2n बनाए होते और ये गैमेट्स फ्यूज हो गए होते, तो जो इंसानों का स्टैंडर्ड क्रोमोसोम नंबर उससे बड़ा, दैट इज 4n, तो ऑब्वियसली कुछ जायंट ही पैदा होगा। ऐसा ना हो इसीलिए होता क्या है, हर एक इंडिविजुअल मेल एंड फीमेल, मतलब दिस इज अ सिंबल फॉर मेल, हाँ, एंड दिस इज अ सिंबल फॉर फीमेल, ठीक है। सो ये तुम याद रख सकते हो। सो जनरली सब जन डिप्लॉयड होते हैं, बट जब गैमेट्स बनाते हैं तो वो हाफ द नंबर 23
ये भी 20। तो जब गैमेट्स मिलेंगे तो वापस ओरिजिनल डिप्लॉयड नंबर रिस्टोर हो जाएगा, तो जो नई प्रोजेनी बनती है वो भी डिप्लॉयड ही बनेगी। तो सबको मेन समझा गया कि ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है। मैंने आज सेल डिवीजन के बारे में कुछ ज्यादा लिया नहीं। सेल डिवीजन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो अब हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। बट ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो मुझे समझानी थी। हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम तो सबको समझा है। होमो सेम, लोगस एक्चुअली लोकस वर्ड से वो डिराइव्ड है। लोकस मींस पोजीशन, सेम पोजीशंस मतलब दो ऐसे क्रोमोसोम्स जिनके सेम पोजीशन पे सेम जीन या कैरेक्टर है। जैसे मैंने बताया, सपोज दिस इज द फर्स्ट क्रोमोसोम, तो इसके फर्स्ट सेक्शन में इतना सेक्शन, सपोज ये जीन है और ये जीन है से फॉर हेयर कलर, तो यहाँ पे भी जो जीन है वो है फॉर हेयर कलर। सो ऐसे क्रोमोसोम्स जो दिखने में भी सिमिलर है और उन पे मौजूद कैरेक्टर्स भी सिमिलर एट सेम पोजीशंस, ऐसे वाले क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस। तो ऐसे अपने शरीर में 23 होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, मतलब टोटल 46। अगर सिंगल सिंगल गिनो तो 46, जोड़ियों में गिनो तो 23। तो ऐसे करके होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमें मिलते हैं। तो होप सो सबको ये जो बैकग्राउंड है जो तुम्हें सेल डिवीजन के प्रोसेस समझने के लिए चाहिए वो सबको समझा होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे माइटोसिस और उसके अगले वीडियो में हम देखेंगे मियोसिस। या देखता हूँ अगले एक वीडियो में अपना ये चैप्टर खत्म हो सकता है, क्योंकि रीजन है मियोसिस तुम्हें नहीं दिया है डिटेल में, सिर्फ स्टेप्स बोले, दैट्स इट। ठीक है, तो उसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा। तो अगले वीडियो में हम माइटोसिस मियोसिस खत्म करेंगे। टिल देन गाइस, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, सी यू लेटर।